जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अपदान कारक किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अधिकरण कारक। देखिए यहाँ पे अधिकरण कारक क्या होता है। अधिकरण कारक जो क्रिया का आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। मतलब जो भी क्रिया का आधार होगा, क्रिया जिस पे आधारित होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल से आपको और समझ में आ जाएगा। वह चटाई पर बैठा है तो बैठने का आधार कहाँ पे है? चटाई पर। तो यहाँ पे चटाई जो हुआ ये क्या हुआ? अधिकरण हो गया। क्लियर। दूध में मक्खन है, मक्खन का आधार कहाँ पे है? दूध में, अर्थात दूध यहाँ पे क्या हो गया? अधिकरण हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, अगला भेद संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं ना, तो संबंध कारक वही होता है जहाँ कोई नाता या संबंध व्यक्त हो। सिंपल सा संबंध का मतलब जिस शब्द के साथ संबंध का बोध हो उसको संबंध कारक कहा जाता है। जैसे राम का घोड़ा, तो किसका घोड़ा? जो घोड़ा है वो किसका है? राम का है, अर्थात राम ये क्या हो गया? यहाँ पे संबंध कारक हो गया। मोहन का भाई, किसका भाई? तो मोहन का भाई, तो यहाँ पे मोहन क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। नेक्स्ट संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से पुकारना या संबोधित करना सूचित हो उसे संबोधन कहते हैं। जैसे भगवान मेरी रक्षा करो, यहाँ पर गुहार किससे किया जा रहा है? संबोधन किससे किया जा रहा है? किसको पुकारा जा रहा है? तो भगवान को पुकारा जा रहा है, अर्थात भगवान क्या हो गए? संबोधन कारक हो गए। क्लियर। अब इसी के आधार पर है हमारा समास, जो कि परीक्षा के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए समास देखते हैं कि समास आखिर में होता क्या है ना। देखिए यहाँ पे समास लिखा हुआ है। देखिए समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। यदि इसको विस्तार से हम समझना चाहें तो देखिए नीचे हम लोग लिख चुके हैं, दो या अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। अर्थात दो विभिन्न पद को जब हम आपस में मिला देंगे उससे जो नया शब्द बनेगा उसी का नाम क्या है? समास है। इसको देखिए और विस्तार से नीचे समझाया गया है कि जब दो या अधिक पदों के आपसी संबंध बतलाने वाले संबंध सूचक पदों या प्रत्ययों आदि का लोप करके उन पदों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, तब उससे मिलकर बने एक शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। इस मिलाने वाली क्रिया को समास कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो राजा का पुत्र है, इन दोनों को हमने क्या किया कि के को लुप्त कर दिया, प्रत्यय को हमने क्या किया? लुप्त कर दिया। तो जैसे ही लुप्त करेंगे और साथ में मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? राजपुत्र हो जाएगा। राजपुत्र का मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र हुआ, अर्थात राजपुत्र क्या है? समास है। क्लियर। चलिए आगे देखिए क्या दिया हुआ है। बिगड़ा। बिगड़ा क्या होता है ना? बिगड़ा का मतलब होता है कि समासिक पदों को तोड़कर उनके बनने वाले शब्दों को अलग करना बिगड़ा कहलाता है। अर्थात जो यहाँ पे आपका राजा का पुत्र था ना, तो जब राजपुत्र को हमने बिगड़ा किया तो राजपुत्र को बिगड़ा करने के बाद हमने क्या पाया? राजा का पुत्र। तो इसी को पूरा अर्थ के साथ बता देना बिगड़ा कहलाता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। पद की प्रधानता के आधार पर समास को चार प्रमुख भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है आपका अव्ययी भाव, ठीक है। उसके बाद तत्पुरुष, फिर द्वंद्व, फिर बहुव्रीहि ना। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पूर्वक की प्रधान होता है। पूर्व जो पद होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है, मतलब पहले वाला पद प्रधान होता है। चूँकि आप सब देख चुके हैं कि समास में दो पद मिलकर बना होता है। राजपुत्र में राजा और पुत्र दो गो था ना। तो सेम जिस समास में पूर्व की पद प्रधान हो जाए उसको अव्ययी भाव, जिसमें उत्तर, उत्तर मतलब बाद वाला पद प्रधान हो, मुख्य हो, उसको बोलेंगे तत्पुरुष। उभय पद, उभय का मतलब होता है दोनों पद, जिसमें प्रधान हो उसको बोलेंगे द्वंद्व। उभय पद अप्रधान हो, प्रधान नहीं हो, उसको बोलेंगे बहुव्रीहि। चलिए इसको विस्तार से हम समझते हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास क्या होता है ना, तो देखिए इस समास में पहला पद प्रायः प्रधान होता है।
कुछ अव्यय दिया हुआ है जिसका आप सब देख सकते हैं कि मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे अव्यय है यथा। यथा का अर्थ क्या होता है? अनुसार। और इससे जो शब्द बनेगा क्या क्या बना? यथाक्रम, यथाशक्ति, यथाविधि। यथाक्रम का मतलब क्रम के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथाविधि मतलब विधि के अनुसार। कहा जाता है इसके आधार पर यथाशक्ति तथा भक्ति। यथाशक्ति तथा भक्ति मतलब जितना शक्ति हो उतना ही भक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने शक्ति से ज़्यादा भक्ति पे ही ध्यान दे दें, तब भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं पहले अपना कर्म पे ध्यान दो। कर्म ही क्या है? पूजा है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर जो पहला शब्द है यथा, ये प्रधान है कि नहीं है? अर्थात ये कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास हुआ। सेम जिसमें आ लग जाए अवयव, उसका अर्थ क्या होता है? तक होता है। आमरण मतलब मरण तक, जब तक हम जीवित हैं उसको क्या बोलेंगे? आमरण। आजन्म जन्म जन्म तक। यावत, यावत मतलब तक। यावत जीवन मैंने कहा एकदम जीवन तक, जहाँ तक हमारी जीवन है। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, मतलब प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिमान, बिना। इसका मतलब क्या होता है? व्यर्थ। क्लियर? चलिए अगला समास में हम लोग चलते हैं, तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन सा समास होता है ना? तो देखिए इसका दिया गया है परिभाषा। जिस समास में दूसरा पद, जिस समास में दूसरा शब्द या उसका अर्थ प्रधान हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष का मतलब जिसका बाद वाला पद क्या हो? प्रधान हो। जैसे गंगा जल, यहाँ पर गंगा से ज़्यादा प्रधान कौन है? जल है। अर्थात ये कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। राजपुत्र, किसका पुत्र भाई? तो राजा का पुत्र। तो पुत्र सबसे ज़्यादा प्रधान हुआ ना, इसका मतलब ये कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं फिर। तत्पुरुष, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कारक देखे हैं, कारक के आधार पर बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे कि हम लोग तत्पुरुष का ना। देखिए जैसे सुख प्राप्त, इसका विग्रह करेंगे तो सुख को पालने वाला, सुख को प्राप्त करने वाला। माखन चोर मतलब क्या? माखन को चुराने वाला। गिरह कट मतलब क्या? गिरह को करने वाला। गगन चुमी मतलब क्या? गगन को चूमने वाला। सेम नेक्स्ट देखेंगे विद्याहीन मतलब क्या? विद्या में हीन, विद्या से हीन, जिसके पास विद्या न हो। ये सब हमारा किसका एग्जाम्पल है? तत्पुरुष समास का। शोकाकुल मतलब शोक से आकुल, जो शोक से आकुल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? शोकाकुल। अकाल पीड़ित, अकाल से क्या है? पीड़ित हो गया है। कर्महीन मतलब कर्म से क्या है? हीन है। आगे देखिए देशभक्ति, ये कौन सा कारक में आएगा? संप्रदान कारक में। क्यों? क्योंकि संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए होता है। मतलब देशभक्ति मतलब क्या हुआ? देश के लिए भक्ति। रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर। रेल भाड़ा मतलब क्या? रेल के लिए भाड़ा। देवालय मतलब देव के लिए आलय अर्थात मंदिर ना। आगे देख सकते हैं एग्जाम्पल में ऋण मुक्त मतलब क्या? ऋण के लिए मुक्ति। जन्मांध अर्थात कब से अंधा है वो? जन्म से अंधा है। पदच्युत मतलब पद से च्युत। जाति भ्रष्ट मतलब जाति से क्या है? वो भ्रष्ट है ना। यहीं पर हमारा तत्पुरुष समास समाप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कर्मधारय। कर्मधारय समास किसे कहते हैं ना? जिस तत्पुरुष समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता कारक आती है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एक ही कर्ता कारक है। जैसे देखिए यहाँ पर नीलोत्पल मतलब नीला कमल। पीताम्बर मतलब पीला अंबर। नील गाय, कैसी गाय? नीली गाय। तो ये सब किसका एग्जाम्पल हुआ? कर्मधारय का। नेक्स्ट देखिए द्विगु समास। द्विगु, द्विगु का मतलब होता है संख्यावाचक। क्या होता है? संख्यावाचक मतलब जिसमें पहले संख्यावाची शब्द हो उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे त्रिभुवन, त्रि मतलब तीन, भवन मतलब आप लोग समझ करते हैं अर्थात तीन भवनों का जो समूह होगा उसको बोलेंगे क्या हम लोग? त्रिभवन। चौराहा,
4 राहों का समूह, 9 रत्न मतलब किसका, 9 रत्नों का समूह। अकबर के कितने रत्न थे, 9 रत्न, जिसमें अबुल फजल, बीरबल, तानसेन इत्यादि लोग आया करते थे। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। क्या है, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समूह। नेक्स्ट है पंचपात्र मतलब क्या, 5 पत्रों का समूह। क्लियर, मतलब जिस भी समास में आपको दिख जाए कि पहला जो शब्द है वो क्या है, संख्यावाचक, उसको आप सब सीधे बोल देना क्या, कौन सा समास है, द्विगु समास। क्लियर। आगे है देखिए द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास में सभी पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। इसके बारे में और देखिए यहाँ पे दिया गया है, जब 2 या 2 से अधिक संज्ञाएं हो और उनके बीच से और, च अथवा या इसी अर्थ का कोई और शब्द लुप्त करके उन्हें जोड़ दिया गया हो, तब उसे कौन सा समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल दंपति। दंपति का यदि आप सब विग्रह कीजिएगा तो क्या आएगा, दया, दया जया लिखा गया है, और पति ना। देखिए सीताराम, सीता और राम। भला बुरा मतलब का, भला और बुरा। अस्त्र शस्त्र मतलब अस्त्र और शस्त्र। आगे पीछे मतलब का, आगे और पीछे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस शब्द में और छुपा हो वो कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास हुआ। जिसमें दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, उसको क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। क्लियर। अब आइए बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से भिन्न किसी अन्य संख्या का विशेषण होता है, उससे क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास कहने का मतलब हुआ कि जब कोई भी शब्द अपना साधारण अर्थ छोड़कर किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करे तो उसको हम कौन सा समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हम लोग बोलते हैं नीलांबर, क्या बोलते हैं, नीलांबर या पीतांबर। जैसे क्या है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम एग्जाम्पल में, जैसे पीतांबर, इसको जब विग्रह कीजिएगा तो कहिएगा कि पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका। अब बताइए पीला अंबर, पीला वस्त्र किसका होता है, तो देवताओं में यदि आप सब देखो तो पीला वस्त्र किसका होता है, गणेश जी को। किसका होता है, गणेश जी को। अर्थात केवल पीतांबर कहने से आपको क्या बता रहा है, गणेश जी के बारे में बता रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चंद्रमुखी। क्या देखेंगे, चंद्रमुखी या चक्रपाणी। क्या देखेंगे हम लोग, चक्रपाणी। पानी का मतलब होता है हाथ, क्या होता है, हाथ। जो इसका विग्रह कीजिएगा तो आप सब लिख सकते हैं कि जिसके पानी, पानी मतलब क्या होता है, हाथ। जिसके हाथ में क्या हो, चक्र हो। अर्थात चक्र पानी कह देने से ये किसको बता रहा है, विष्णु जी को बता रहा है। किसको बता रहा है, विष्णु जी को। अर्थात चक्र पानी अपना साधारण अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बता रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। इसी के आधार पर हम लिख सकते हैं बिना धारिणी। किसको लिख सकते हैं, बिना धारिणी, चाहे बिना पानी। बिना पानी विग्रह कीजिएगा इसका तो क्या हम लोग लिखेंगे इसको, जिसके हाथ में, अर्थात जिसके पानी में चाहे हाथ में क्या हो, बीना हो। आप सब बता सकते हो कि किसके हाथ में बीना होता है, सरस्वती जी के हाथ में। किसके हाथ में, सरस्वती जी के हाथ में। अर्थात ये कौन सा समास हुआ, बिना पानी, बहुब्रीहि समास हुआ।
आप सब देख सकते हैं कि जो भी अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। इसी के साथ हमारा समास होता है। धन्यवाद।